Hello everyone, hope everything is well. So today in this video we are going to discuss environment का जो पीटी है इसको हम लोग कवर करेंगे और ये पार्ट थर्ड है. सो नेक्स्ट हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे पोल्यूशन टॉपिक से और यहाँ से हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे. देखो, इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. एंड मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड 2 कवर कर लिया है. सो अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो एक अच्छा क्लैरिटी आएगा. देखो, मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस वीडियो को मैं बहुत ही एलोबरेट फॉर्म में डिस्कस किया हूँ. यही कारण है कि यहाँ इस वीडियो का जो एक टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा. ठीक है, सो नॉट टू वरी. अभी आप इसको स्पीड करके देख सकते हो, 1.5 पे देखो, बेटर फील होगा. तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट हम लोग आज देखते हैं इस वीडियो में. ठीक है, सो एयर पोल्यूशन को लेकर के क्या क्या न्यूज़ में रहे, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहे हैं, ये चीज़ हम लोग देखते हैं. ठीक है, देखो, एक है CCAC. ठीक है, CCAC इट मीन्स क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन. ये बेसिकली आपको UNEP के अंदर देखने को मिलेगा और UNEP ने ही एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ऑर्गेनाइज किया था ये इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई. सो ऐसा पूछ सकता है कि किसका इनिशिएटिव है, किसने इसको फैसिलिटेट किया था, तो UNEP ने किया था. ठीक है, तो इसमें ये न्यूज़ में रहा था कि जो CCAC है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, उन्होंने लॉन्च किया अभी जो AQMX है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म. इस कारण से न्यूज़ में था. बेसिकली ये देखो, CCAC का काम क्या है आपको पता होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट में शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूशन देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसको रिड्यूस करने का काम जो है CCAC कोलिशन का काम है, ऑर्गेनाइजेशन का काम है. ठीक है, सो इस तरह से इसके बारे में हम लोग डिटेल समझे. ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली अगर इजी क्वेश्चन बनाए तो, कि इस जो CCAC है वो किसके अंदर में आता है. सो UNEP के अंदर में आ जाता है और UNEP ने लॉन्च किया था इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई. ठीक है, देखो इसका थीम ध्यान रख लो, ये इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ. ठीक है, सो थीम भी कहीं ना कहीं पूछा जाता है तो ये चीज़ ध्यान रख लेना. देखो थोड़ा सा जान लेते हैं CCAC के बारे में. सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2012. ठीक है, अंडर वी कैन से UNEP. ठीक है, सो ये क्या है, एक वॉलंटरी पार्टनरशिप है जिसमें कि 160 गवर्नमेंट्स हैं और भी NGOज हैं. तो ये पूछा जा सकता है कि CCAC क्या है, एक क्या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वोनली, तो नहीं. ये थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रख लेना कि इसमें बहुत सारे ऐसे मल्टी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बोल सकते हैं. ठीक है, सो इसमें NGO भी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं. ठीक है, और भी सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं. सो इस तरह से इसके बारे में ध्यान रख लेना. देखो, ये चीज़ ध्यान रख लो कि इंडिया जो है ये ज्वाइन किया था CCAC को 2019 में. सो इट मीन्स 7 ईयर के बाद जब वो लॉन्च हुआ था. सो चलो इतना है. देखो, जैसे जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट हैं उसको रिड्यूस करने में ये रोल प्ले करता है. लाइक मीथेन हो गया, ब्लैक कार्बन हो गया, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, जो कि फाइनली जो ग्रीन हाउस गैस या फिर वी कैन से कि ग्रीन हाउस गैस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, उसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जो जिस तरह से पोल्यूशन उसको टैकल करने का काम करता है CCAC. तो इतना काफ़ी था हमारे लिए. देखो, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इंडेक्स की इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से पूछा गया था कि कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट हैं जो कि हमारे इंडिया में ऐसे 8 पोल्यूटेंट हैं जो डिटरमाइन किए जाते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में. ठीक है, सो उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. देखो, ये जो है WHO के अकॉर्डिंग जो एयर क्वालिटी का गाइडलाइन है उसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट को इसमें रखा गया है उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे. सो बेसिकली इसमें एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन दिया जाता है कि जो एयर पोल्यूटेंट है उसको कैसे लिमिट करके रखना है. ठीक है, सो इसमें देखो कुछ ऐसे एयर पोल्यूटेंट हैं लाइक PM हो गया, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर्स, ओजोन हो गए, NO2 हो गया, सॉक्स नॉक्स जो आ जाएगा यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड. देखो, फिर कार्बन मोनोक्साइड. तो इस तरह से जो है इतने पोल्यूटेंट देखने को मिल जाते हैं. 24 आवर मीन ऑफ जो PM2.5 होता है. देखो, ये PM2.5 के बारे में आपको पता होना चाहिए. ये हमारे लंग्स में अच्छे से पेनेट्रेट कर जाता है. क्यों? क्योंकि इसका जो रेडियस है, डायमीटर है, वो कम है. इस तरह से ये ध्यान रख लेना. और जो PM10 है वो हमारे बॉडी में पेनेट्रेट नहीं होता है. ये PYQ में पूछा गया है. सो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ. ठीक है, तो इस तरह से जो है ये ध्यान रख लेना है यहाँ पे. तो ये चीज़ यहाँ से देखें. देखो, ऐसा है कि क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि क्या इसका क्राइटेरिया है, कितना होना चाहिए. सो PM2.5 जो है 24 आवर में ये बताया जा रहा है कि 24 आवर में 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नहीं तो ये हमारे लिए क्या है, तो हार्मफुल हो सकता है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कॉज कर देगा. और एनुअल मीन का बात यहाँ पे किया गया है कि जो 5
ग्राम पर मीटर क्यूब से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है, सॉरी ये देखो 15, हाँ तो मैं तो यहाँ पे सही बोला। देखो ये 15 है यहाँ पे कि जो 24 आवर में 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड एनुअल का बात क्या है, तो यहाँ पे 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो इस तरह से जो है ये WHO का रिकमेंडेशन है यहाँ पे। देखो कुछ ऐसे न्यूज़ में रहे हैं जैसे ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। सो ये पूछा जाता है, सो ये पब्लिश किया जाता है बाई CCAC, ठीक है, और FAO दोनों मिल करके करते हैं। तो ये ध्यान रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड असेसमेंट रिपोर्ट, तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड CCAC मिल करके करते हैं यहाँ पे। देखो इट इज़ फर्स्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है, ये बेसिकली N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उस पर ये फोकस किया है। तो इस तरह से ध्यान रख लेना है इसके बारे में। ये जो रिपोर्ट आया है नाइट्रस ऑक्साइड असेसमेंट रिपोर्ट में, देखो कुछ की फाइंडिंग्स देखने को मिले हैं कि जो एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस है, ठीक है, N2O का, वो बेसिकली इंक्रीज देखने को मिला है 40% से 90-80 के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे ये चीज़ फाइंडिंग पता चला है। देखो नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, नॉन फ्लेमेबल गैस होता है, ठीक है, जो कि कंबशन में सपोर्ट करता है, ठीक है। और यही कारण होता है कि हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। सो ये नेचुरली इन्वायरमेंट में भी अकर होता है। सो ये यहाँ से समझना है। देखो इसको हम लोग यूज करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट है, जैसे बोलते हैं ना कि लाफिंग गैस भी इसको बोलते हैं हम लोग, नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से है, इसको हम लोग एनेस्थेसिया में यूज करते हैं। बेसिकली ये मेडिसिनल पर्पज से किया जाता है, और फिर थेराप्यूटिक बेनिफिट के लिए। देखो हाँ यहाँ पे है जो इसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है। और ये देखो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का बात करते हैं, ठीक है। सो CO2 के कंपेरिजन में 273 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इस तरह से पता चलता है। कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी कहीं ना कहीं 24 टाइम्स ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू CO2। और N2O जो भी हम लोग देखें नाइट्रस ऑक्साइड, वो भी 273 टाइम्स ज़्यादा इसका पोटेंशियल है। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आता है। अब चलते हैं फ्यूल गैस डी सल्फ्यूराइजेशन के बारे में, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इसके बारे में भी समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये मैंडेटरी कर दिया है कोल बेस्ड TPP को, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट को, कि आपको जो FGD सिस्टम को इंस्टॉल करना है। सो ऐसा पूछा जा सकता है FGD सिस्टम बेसिकली है क्या, साइंस एंड टेक में ये बन सकता है, ठीक है। सो देखो अब हम लोग देखते हैं FGD सिस्टम के बारे में, ठीक है। सो तो जो FGD सिस्टम है बेसिकली ये थर्मल पावर प्लांट में इंस्टॉल किया जाता है। और ये क्या करता है कि अप्रोक्स 90% ऑफ SO2 जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको कहीं ना कहीं रिमूव कर लेता है, ठीक है। सो इस तरह से ये इसका कितना बेनिफिशियल है, और ये क्या है कि पोल्यूशन कॉज करने से रोकता है, ठीक है। सो इसका ये इंपॉर्टेंस है। FGD सिस्टम का बात करते हैं तो इसमें ऐसे 3 वी कैन से कि टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट किए जाते हैं। लाइक एक तो है ड्राई सोर्बेंट, ठीक है, जिसको कि लाइम स्टोन इंजेक्शन बोलते हैं। फिर है वेट लाइमस्टोन बेस्ड, और एक है सी वाटर बेस्ड, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे इसमें यूज किया जाता है FGD सिस्टम में। इन लोग का जो भी यहाँ पे है अलग अलग पर्पज़ से, तो इसका अपना अलग अलग यूजेस है। और अलग अलग मेथड के थ्रू इसको हम लोग SO2 जो है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी ऐसे थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, ठीक है। देखो SO2 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये भी कलरलेस है, ठीक है, और रिएक्टिव एयर पोल्यूटेंट है विथ ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझना है। देखो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 जो है ये जनरली देखने को मिलता है लेड में, ठीक है। और ये क्या बनाता है, सल्फर ऑक्साइड्स बनाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि यही जो है एसिड रेन का कारण बन जाता है, ठीक है। तो एसिड रेन का कारण फाइनली बनता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और एक बात कर लेते हैं एसो सॉक्स का, ठीक है। सो सॉक्स ये जो है ये क्रिएट कर सकता है अदर पोल्यूटेंट इन द एटमोसफियर, और ये अपना स्मॉल पार्टिकल्स जनरेट कर सकता है, जो कि फर्दर कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट में देखते हैं पोल्यूटेंट मैटर्स, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर्स हो गया, पोल्यूटेंट्स मैटर हो गए, ये सब बनाता है। जैसे SO2 को है फर्दर रिएक्ट करके क्या बना सकता है, पार्टिकुलेट मैटर्स बना सकता है। सो वी कैन से कि ये हाईली थ्रेट क्रिएट कर सकता है इन्वायरमेंट में, और ये एयर पोल्यूशन कॉज कर सकता है, ठीक है। देखो ये हमारे बॉडी में, हमारे आइज़ में, स्किन में, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इरिटेशन कॉज करता है, जैसे आइज़ हो गया, नोज, थ्रोट, लंग्स में, ठीक है। सो देखो अगर SO2 का हाई कंसंट्रेशन का बात करते हैं तो ये क्या है, ये इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन कॉज कर सकता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। देखो
ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन का बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि एसिड रेन का कारण बनता है, सो ये एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इमिशन सोर्स का बात कर लेते हैं, ठीक है। सो ये जैसे फ्यूल कम्बशन होता है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल कम्बशन, वहाँ से ज़्यादा इमिट होता है ये सॉक्स, एंड फिर है नेचुरल जो वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं वहाँ से भी, ठीक है। सो इस तरह से हम लोगों ने पोल्यूशन देखा है, एयर पोल्यूशन को। अब देखते हैं वाटर पोल्यूशन एंड इसके कंजर्वेशन को क्या क्या एफर्ट लाए गए हैं अभी रिसेंट में, ठीक है। सो वाटर कंजर्वेशन का बात कर लेते हैं तो इंडिया में अभी इसका स्टेटस देख लेते हैं, वाटर का यूज कैसे हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में इरिगेशन में सबसे ज़्यादा जो वाटर का यूज है ये इंडिया करता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। देखो, ग्राउंड वाटर यूज इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑब्वियस है इसका तो वाटर ड्रिंकिंग पर्पज से करते ही हैं, बट इरिगेशन में ज़्यादा करते हैं। एक रिपोर्ट में देखने को ये मिला, ये एक रिपोर्ट है डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024, और ये पूछा सकता है कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। सो ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिलीज करता है एक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। तो यहाँ से और देखो ये चीज़ और इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमेशा से सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है, ये हमेशा से न्यूज़ में रहता है, ठीक है। सो पूछा भी गया है। और ये असेसमेंट जो लाया गया ये बेसिकली जो CGWB है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, और स्टेट यूटीज, इन्होंने ही इस चीज़ को एसेस किया है, ठीक है। सो इस तरह से ध्यान रख लेना है कि इसमें इसका रोल है। देखो रिचार्ज का बात करते हैं कि क्या इसमें फाइंडिंग देखने को मिला ग्राउंड वाटर में। सो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है बेसिकली डिक्रीज हुआ है मार्जिनली इन 2024। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है, इसका पॉजिटिव नहीं निगेटिव यहाँ पे अभी देखने को मिला है रिजल्ट। देखो 3.05% असेसमेंट जो है ये यूनिट्स आर क्रिटिकल इन नेचर, एंड 11.1% असेसमेंट यूनिट्स जो हैं अभी ओवर एक्सप्लॉइट हो गए हैं, और ओवर एक्सप्लॉइटेशन का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। और ह्यूमन तो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए है ही, और फाइनली क्लाइमेट चेंजेस के कारण भी देखने को मिल रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स का बात करते हैं तो जैसे कुछ कुछ रीजन है जहाँ पे ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी फेस किया जा रहा है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए, अगर हम लोग बात करते हैं बेसिकली पूरे इंडिया के बेंगलोर, ठीक है, चेन्नई वाले रीजन में, तो वहाँ पे ज़्यादातर कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर अच्छे से सीपेज नहीं कर पाने के कारण वहाँ का जो वाटर टेबल का लेवल है, वाटर टेबल वी कैन से, ये डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। सो देखते हैं नॉर्थ वेस्ट में बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, इधर कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ है ये वाटर का। क्योंकि इन सारे रीजन में जो है इरिगेशन का पर्पज़ से ज़्यादा यूज़ करते हैं वाटर को, ठीक है। वेस्ट में बात करते हैं तो राजस्थान, गुजरात वाले रीजन में ज़्यादा देखने को मिला है। साउथ में कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है। वाटर एक्सेसिबिलिटी एंड यूज का बात करते हैं तो 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट 4% जो है इस वाटर का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए इंडिया में ये बताया गया है कि 18% जो है वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, बट 4% ही ऐसा जो है जो कि वाटर रिसोर्स यहाँ पे देखने को मिलता है, यूज करते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर का, ठीक है। तो ये पूछा गया है, पूछा जाता है, तो ये ध्यान रख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। ऐसा टर्म पूछ लेता है डिक्रीजिंग ऑर्डर से इंक्रीजिंग ऑर्डर से। सो सबसे फ्रेश वाटर जो है अभी आइस कैप में देखने को मिल रहे हैं, फिर ग्राउंड वाटर में देखने को मिल रहे हैं, फिर फ्रेश वाटर में, ठीक है, फ्रेश वाटर से लेक, और उसके बाद रिवर्स में, ठीक है। सो इस तरह से ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। IGFR, ठीक है, IGFR, एक होता है ना ICFR, इस तरह से IGFR याद रख लेना, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। अर्बन में अगर बात करते हैं कितना यूज हो रहा है, कैसे एक्सेसिबिलिटी है, सो 31% हाउस होल्ड जो है इनको अभी भी पाइप वाटर जो है ये नहीं मिल पाया है, ठीक है। 67% जो हैं अभी भी जो पाइप्ड सीवेज डिस्चार्ज सिस्टम है उससे कनेक्ट नहीं हो पाया है, ठीक है। और इरिगेशन का बात करते हैं तो इंडिया में वाटर रिजर्व का ज़्यादा जो है लार्जेस्ट यूजर है, और क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज करने वाला या फिर इरिगेशन पर्पज से यूज करने वाला इंडिया सबसे ज़्यादा है। और 78% टोटल जो जिस रिजर्व है जिसमें कि सबसे ज़्यादा यूज करने वाला इंडिया है रिजर्व का, ठीक है, इरिगेशन पर्पज़ के लिए। देखते हैं अब ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज का। सो देखो जैसे गुजरात में है जल मंदिर बोलते हैं, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में है खत्री कुल्लह, इस तरह से जो है एक पहले कैसे लोग स्टोर करके रखते थे वाटर को, इसका नाम देते हैं यहाँ पे। नागालैंड में जाबू बोलते हैं, ठीक है, ईरी और ओरानी ये तमिलनाडु में बोलते हैं, ठीक है। और डोंग्स असम में, कटास और बंधास ये उड़ीसा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। पार और जोहाद ये राजस्थान में, पट
ये मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से जो है ट्रेडिशनल देखने को मिलता है। देख लेते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या क्या है। देखो, जल जीवन मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि लोगों को कैसे जल पहुंचाना है टैप वाटर के थ्रू, तो इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और यहाँ पे बेसिकली ये किस तरह से जो विलेज में वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, उसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये जल जीवन मिशन में आ जाता है। और देखो, कंपोनेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, जैसे एक हर खेत को पानी लाइक इनिशिएटिव है, तो इस तरह से इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ये कोई माइक्रो इरिगेशन का बेटर एग्जांपल है। देखो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, ठीक है, ये प्रिसीजन वाटर एप्लीकेशन डिवाइस जो यूज हम लोग करते हैं, स्प्रिंकल्स, ड्रिप, ये इसके अंदर में आ जाता है। देखो, अटल भूजल योजना है जो है, ठीक है, ये बेसिकली सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर का बात करता है। और कैच द रेन जो है, जल शक्ति अभियान, ठीक है, सो ये बेसिकली प्रमोट करता है वाटर हार्वेस्टिंग को, ठीक है। सो ये मेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पॉइंट आप ले सकते हो। नेशनल फ्रेमवर्क ऑन सेफ रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर इन 2024, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। देखो, इसी तरह से है पावर टैरिफ पॉलिसी, फिर आप ये सब देख सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव का बात करते हैं तो कुछ कुछ स्टेट्स ने अपने लेवल पे लॉन्च किया है, जैसे नीरू चेट्टू हो गए, ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे रिजुविनेट करना है इस पर फोकस करता है। जल जीवन हरियाली, ये बिहार का है, ठीक है, और इसमें ये फोकस करता है कि रिस्टोरेशन हो गया, रिनोवेशन हो गया, ठीक है, पब्लिक वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर को इस पर फोकस करता है। जल ही जीवन है, ये हरियाणा का है, ठीक है, जो कि इनकरेज करता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को और इनकरेज करता है कल्टीवेशन को, ठीक है। बेसिकली इसमें ये फोकस किया जा रहा है कि आप, जैसे हम लोग मिलेट का बात करते हैं, ठीक है, सो मिलेट एक ऐसा क्रॉप है जो कि इसमें कम वाटर के बाद भी ये इसका प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है और इसमें हाईली न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है। सो इस तरह से ऐसे क्रॉप्स को यहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है। मिशन ककातिया, ठीक है, ये बेसिकली तेलंगाना का है, जो कि रिक्लेम करता है वाटर टैंक ऑफ रिस्टोरेशन को, ताकि जो माइनर इरिगेशन सोर्सेस हैं उसको रिजुविनेट किया जा सके और इरिगेशन में यूज किया जा सके। देखो, जल ही अमृत इनिशिएटिव है, ठीक है, और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया अंडर अमृत 2.0, ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और ये इस तरह से इसको हम लोग देख लेते हैं, जल ही अमृत। सो एक ये 2.0 के अंदर लॉन्च किया गया, बट ऑलरेडी अमृत 1.0 लॉन्च किया गया था, ठीक है, और इसी को आगे फर्दर बढ़ाने के लिए सेकेंड फेज लाया गया, ताकि जो वाटर सिक्योर सिटीज है उसका उसको क्रिएट किया जा सके, ठीक है। सो जल ही अमृत इनिशिएटिव का एम अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली अलग अलग लेवल पे इसको इनिशिएट किया गया, ठीक है, और इंसेंटिवाइज किया गया है स्टेट्स और यूटीज को फॉर इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। और यूनो की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को और भी नाम देते हैं, जैसे यूज्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इस तरह से जो है इसका एम है अलग अलग स्टेट में कैसे इसको मैनेज किया जाए। देखो, इसका एम का बात करते हैं तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर को प्रोड्यूस करना है। देखो, मैं एक चीज़ यहाँ से बता दूँ कि जल ही अमृत, ठीक है, जल ही अमृत अगर इनिशिएटिव आता है, आपको ट्रीटेड वाटर का वहाँ पे बात मेंशन किया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है, ट्रीटेड वाटर का किसी भी तरह से, सो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि ये ऑप्शन इंक्लूड हम लोग करेंगे, ठीक है। और बाकी तो सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर का बात किया जा रहा है, तो ये तो कॉमन सेंस से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सो जल ही अमृत का पर्पस क्या है, तो जो इंटरसिटी कंपटीशन है, ठीक है, उसको फोस्टर करना, फिर जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी दिया जा रहा है उसको किस तरह से और इन्हांस करना है यहाँ पे, ठीक है, हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर को और इम्प्रूव करना, तो ये सब चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अमृत के 1.0 और 2.0 में डिफरेंस, ठीक है। सो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि अटल मिशन रिजुविनेशन कब लाया गया था, तो 2015 में लाया गया था, एंड 2.0 जो फर्दर लाया गया ये 2021 में लाया गया, ठीक है। तो देखो, ये इसका ड्यूरेशन देख लो, सो 15 से 20 था, एंड ये जो है 26 तक है, ठीक है, 5 ईयर के लिए। देखो, इसमें 5 सिटीज़ एंड टाउन इसमें कवरेज किए गए थे। एंड अमृत 2.0 का बात किया जाए तो इसमें ऑल स्टेचुटरी टाउन्स जो हैं इंक्लूड किए गए हैं। ये फोकस एरिया जो है वाटर सप्लाई, सीवेज, बहुत सारे ऐसे जो इसमें मैच करेगा। बट ये चीज़, और जैसे इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई का बात किया गया है, ठीक है, थ्रू फंक्शनल टैप, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ लेना है। देखते हैं हम लोग थोड़ा सा अबाउट वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज के बारे में, ठीक है। सो वाटर रीयूज का बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर वाटर रिसाइकलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि किस तरह से ये तो नेचुरली देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो इसमें फर्दर जो वाटर का जो लेवल डाउन जा रहा है इसको हम लोग गेन करते हैं इसके थ्रू।
तो ये चीज़ यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखो सोर्स ऑफ वाटर फॉर पोटेंशियल रीयूज का बात करते हैं। सो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर हो गया, इंडस्ट्री प्रोसेस हो गया, कूलिंग वाटर हो गया। अगर इसको हम लोग फर्दर कहीं ना कहीं यूज करते हैं, ठीक है, रीयूज करके अदर पर्पज़ के लिए, तो जो वाटर का भी स्कार्सिटी देखने को मिल रहा है एक अलग अलग लेवल पे, इसको हम लोग कहीं ना कहीं इसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए लाइक वॉशिंग कार हो गया, ठीक है, और इरिगेशन पर्पस में भी हम लोग इसको ट्रीटेड वाटर को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से देखने को मिलता है। देखो वाटर रीयूज टेक्नोलॉजी कुछ कुछ है, लाइक मेम्ब्रेन माइक्रो रिएक्टर हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, ठीक है। सो इस तरह से जो है डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी, यूवी ओजोन, आपको पता होना चाहिए कि इन्फेक्टेंट को मार करने के लिए ये यूज करते हैं यहाँ पे। थर्मल इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन, तो इस तरह से यहाँ से देखने को मिल जाता है। जल संचय जन भागीदारी, ठीक है। सो जल संचय जन भागीदारी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जो जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव है, ये लॉन्च किया गया है गुजरात सूरत से, ठीक है। सो एक इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इनिशिएटिव है जिसमें कि वाटर को कंजर्व करने के लिए बेसिकली किस तरह से कम्युनिटी लेवल पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ऑनरशिप इसमें है बेसिकली, और वाटर कंजर्वेशन पे फोकस किया गया है। इसका एम क्या है, तो अराउंड 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये चीज़ इसका देखने को मिलता है। देखो ये बेसिकली जल संचय इनिशिएटिव ऑफ गुजरात गवर्नमेंट का है, जो कि डील करता है सिटीजन्स, लोकल बॉडीज़ और इंडस्ट्रीज एंड अदर स्टॉक होल्डर हैं, उनके मोबिलाइजेशन का बात किया गया है, उनको तक कैसे पहुंचाना है। देखो ये मिनिस्ट्री पूछा जा सकता है, सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर देखने को मिल जाता है। देखते हैं कुछ डिस्टिंक्ट फीचर क्या है इस जल संचय जल भागीदारी का। आप इसको मेंस में अच्छे से यूज कर सकते हो इस चीज़ को। देखो ये इम्फेसिस कर रहा है इंडियाज़ के ट्रेडिशनल कंसिक्वेंसेस पे, ठीक है। और बेसिकली इंडियाज़ के जो ट्रेडिशनल कॉन्शियसनेस है, पहले हम लोग कैसे यूज करते थे, ठीक है, वाटर को ट्रीट करके फर्दर यूज करते थे। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो किस तरह से जो धौलावीरा में हम लोग को देखने को मिलता है एक रिजर्वायर, तो उस तरह से जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ पे फर्दर फोकस किया जा रहा है उस चीज़ को। देखो इसमें अडॉप्ट करता है होल ऑफ द सोसाइटी एंड होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के। और इसका है कि ट्रीट वाटर कंजर्वेशन नॉट जस्ट पॉलिसी मैटर बट ऑल्सो सोशल कमिटमेंट। तो यहाँ पे ये है ना कि हम लोग केवल वाटर को ऐसे जस्ट नहीं कि ट्रीट किए और बेसिकली अकॉर्डिंग टू पॉलिसी या फिर जो पेन पेपर पे है इसके लिए नहीं, या फिर पॉलिसी आया, बट जो सोशल कमिटमेंट है, कैसे हम लोग ये फाइनली बेनिफिट करें पीपल एट लार्ज को एट ग्राउंड लेवल तक। तो इस पे ये ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है। ये लाइन है विद द ऑन गोइंग जो अभी चल रहा है जल शक्ति अभियान कैच द रेन, उसी के कहीं ना कहीं तर्ज पे देखने को ये मिल जाता है, ठीक है। देख लेते हैं अदर रिलेटेड न्यूज, ठीक है, यहाँ से। तो इसमें फर्स्ट है यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन, ठीक है। सो रिसेंटली आइवरी कोस्ट ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। तो ये बेसिकली ये जो यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन बेसिकली प्रोटेक्ट करता है ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक को, ठीक है। तो आइवरी कोस्ट ने ज्वाइन किया है, ये चीज़ भी ध्यान रख लेना है। यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन का बात करते हैं, तो ये अडॉप्ट किया गया था 1992 में, ठीक है, फिनलैंड हेलसिंकी में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये फोर्स में आता है 1996 से आफ्टर 4 ईयर। देखो लीगली बाइंडिंग ये है, ये भी ध्यान रख लेना है। ये इसमें जो पार्टी होते हैं यूज करते हैं ट्रांस बाउंड्री वाटर को रीजनेबली और इक्विटेबली फॉर्म में, तो उनको बेसिकली ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। देखें इसमें मेंबर का बात करते हैं, तो इंडिया जो है ये इसका पार्टी मेंबर नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन का, यहाँ से ट्रैप बन सकता है। देखो यूनाइटेड नेशन वाटर कोर्स कन्वेंशन का बात करते हैं, सो ये अडॉप्ट किया गया था 1997 में, ठीक है। और ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 का इसी के बेस पे अलाइन है, तो ये भी ध्यान रख लेना है। देखो ई फ्लो मॉनिटरिंग, ठीक है, सो ये चीज़ देख लेते हैं। तो अभी रिसेंट में यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम। देखो यहाँ से ये बनाया जा सकता है कि ये जो सिस्टम है MOEFCC ने लॉन्च किया है क्या, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है, इन्होंने नहीं किया है, जल शक्ति ने किया है, ठीक है। सो ई फ्लो मॉनिटरिंग, तो ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है बेसिकली हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि ईयर ई मीन्स इन्वायरमेंटल फ्लो, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल फ्लो इसमें ऐसे देखा जाता है कि कितना वाटर का फ्लो होना चाहिए
फ्रॉम रिवर, रिवर हो गए, डैम हो गया, ठीक है। सो इस तरह से जो वाटर का फ्लो होता है इतना होना चाहिए जो कि रिक्वायर है इकोलॉजिकली, ठीक है। सो इकोलॉजिकली रिक्वायर है फॉर फ्लोरा एज वेल एज फौना। तो इस तरह से यहाँ से ये देखने को मिल जाता है कि हम लोग को कितना अमाउंट में किस तरह से वाटर को फ्लो कराना है इन सारे वाटर रिसोर्सेज से, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से समझ लो, जैसे ये डेवलप किया गया है बाय द नेशनल रिवर फॉर क्लीन गंगा। देखो एक और चीज़ बात कर ले यहाँ पे। सो ई फ्लो का नॉट ओनली पर्पस ऑफ हाउ टू, जो वाटर है फ्लो कर रहा फॉर द पर्पस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बट ऑल्सो इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिवर, ठीक है। सो ये भी ध्यान रख लेना है। तो क्वालिटी ऑफ रिवर को इम्प्रूव करने में ये रोल प्ले करता है। जैसे और इसमें खास बात कर लें कुछ, तो ये इट विल अलाउ रियल टाइम एनालिसिस ऑफ द वाटर क्वालिटी ऑफ गंगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो क्वालिटी है उसको कहीं ना कहीं देखने में, पता करने में ये हेल्प करेगा। और यमुना रिवर जो भी ऐसे रिवर है बेसिकली ऐसे बनाया जा सकता है। और ये आल्सो अलाउ द मॉनिटरिंग ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। तो ये भी यहाँ से समझ लेना है। सो ई फ्लो बेसिकली ये ध्यान रख लो ना कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। देखो नेशनल वाटर अवार्ड तो ये पूछा जाता है। सो प्रेसिडेंट ने अभी प्रेजेंट किया 5th नेशनल वाटर अवार्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये पूछेगा कि मिनिस्ट्री किसके अंदर आएगा, तो ऑब्वियस है जल शक्ति के अंदर। और ये इसका एम है बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट करना, वाटर के क्या इंपॉर्टेंस है इसको बताना। तो इस तरह से जो है ये और इसमें ये होता है ना कि जो अच्छा रोल प्ले करते हैं तो इसको अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि लोगों को और भी इसमें पार्टिसिपेट किया जा सके, उनके मोरल्स को और इम्प्रूव किया जा सके, उनको अप्रिसिएट किया जा सके, ठीक है। सो इसका ये काम है। देखो ये प्रेजेंट किया जाता है 9 कैटेगरी में, जैसे कौन से ऐसे बेस्ट स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा बेस्ट है, विलेज पंचायत लेवल पे, अर्बन लोकल बॉडीज़ पे, स्कूल कॉलेज, इस तरह से इंडस्ट्री देखो, वाटर यूज़र देखो। तो इस तरह से उनको अप्रिशिएट किया जाता है ताकि वो फर्दर जो है वाटर को कंजर्वेशन को लेकर के थोड़ा सा अवेयर रहें और इस चीज़ को कॉन्शियसली यूज करें, ठीक है। देखो उड़ीसा जो है ये बेस्ट स्टेट निकल करके आता है, एंड सूरत गुजरात जो है ये बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ में इसका काउंट होता है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रख लेना है। देखो ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक ऑफ वाटर का बात कर लेते हैं। सो ये जो है इन्होंने रिलीज किया है द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर, वैल्यूइंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एज अ ग्लोबल कॉमन गुड्स रिपोर्ट, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रख लो। और ये इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट कमीशन है जो कि लॉन्च किया गया था मई 2022 में, ठीक है। और इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट एंड डाइवर्स पॉलिसी मेकिंग में और रिसर्च में हेल्प करता है, ठीक है। ताकि जो वाटर का जो सस्टेनेबल यूज है उसको किस तरह से हम लोग यूज करेंगे इस पे फोकस किया जाता है। देखो ये इसमें कुछ कन्विंग एंटिटी आते हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑफ द नीदरलैंड हो गया, ठीक है, जो कि फैसिलिटेट करता है बेसिकली OECD को, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके इसमें एंटिटी हैं, ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर। देख लेते हैं वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, ठीक है। सो ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फंड, ठीक है। सो GFC फंड एक है, GFC फंड लॉन्च किया गया, ठीक है। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि इसका नाम दिया गया है टारगेटिंग सेफ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग GFC फंड का बात करते हैं, ग्लोबल फ्रेमवर्क फंड का, सो ये बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है ना कि किस तरह से जो है केमिकल्स को लेकर के इसमें फोकस किया गया है। और ये फंड सेटअप किया गया था 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट मैनेजमेंट, ठीक है। और ये 2023 में किया गया था बोन जर्मनी में। देखो इसका बात अगर हम लोग कर ले तो ये जिस तरह से हम लोग को बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट एक्शन में सपोर्ट किया जाता है वैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है, बाई फाइनेंशियली। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फैसिलिटी है लाइक ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, ठीक है। सो इसी के जैसा जो है ये भी देखने को मिल जाता है फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तौर पे हम लोग GFC को देखते हैं, जो कि सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। और वी कैन से कि जो भी ऐसे स्मॉल आइसलैंड कंट्री हैं, ठीक है, उनको ये सपोर्ट करता है, GFC फंड प्रोवाइड करता है फॉर बेसिकली केमिकल यूजेस को लेकर के किसको किस तरह से उसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसको किस तरह से मैनेज करना है, ये इस चीज़ पे फोकस किया जाता है और ये फंड प्रोवाइड किया जाता है। वैसे सब जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। देखो एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है इसमें आपको देखने को मिलता है एक, और इसमें इसके कंपोजिशन का बात करते हैं तो दो ऐसे नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ईच
यूनाइटेड नेशन से रीजन से, ठीक है। और यहाँ पे एक जैसे डोनर हो गया और एक कंट्रीब्यूटर हो गया, तो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देखो फाइनेंशियल सपोर्ट का बात करते हैं तो ये बेसिकली वॉलेंटरली फंडिंग इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी समझ लेना है। अब देख लेते हैं जीएफसी के बारे में थोड़ा सा। तो ये मल्टी सेक्टरल एग्रीमेंट है जो कि आउटलाइन किया गया है टू सेटअप 28 टारगेट्स टू एड्रेस केमिकल्स और वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ से 28 ऐसे टारगेट रखे गए हैं जो कि इसमें मल्टी सेक्टरल एग्रीमेंट है, और उसको कैसे टैकल करना है। इसमें कुछ ऐसे हैं लाइक इलीगल ट्रेड को लेकर के है, उस पर रोक कैसे लगाया जाए, ठीक है। हाई हजार्डस जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए, और ये टारगेट रखा गया है 2035 तक। देखो कुछ ऐसे अदर इनिशिएटिव हैं फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट, ठीक है। और ये हमेशा से पहले भी रहा है जो कि हम लोग देखते हैं। एक है स्ट्रेटजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या है, एक ग्लोबल पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि बेसिकली जो इन्वायरमेंट का हेल्थ है, और बेसिकली अगर हम लोग केमिकल जो यूज करते हैं उसको वो उसके पूरे लाइफ साइकिल के दौरान इन्वायरमेंट और हमारे हेल्थ पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। देखो एक है बाज़ल कन्वेंशन, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ डिस्पोजल और हजार्डस वेस्ट को मैनेजमेंट किया जाता है, रेगुलेट करता है। तो कहीं ना कहीं एक वन लाइनर भी बना देता है कि बाज़ल कन्वेंशन किससे डील करता है, ठीक है। सो बाज़ल कन्वेंशन जो है बेसिकली हजार्डस जो सब्सटेंस होते हैं उसके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को इसमें देखा जाता है। देखो स्टॉकहोम कन्वेंशन का बात करते हैं तो ये ग्लोबल ट्रीटी है जो कि डील करता है उसके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है उसके इफेक्ट से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो आपको इन्वायरमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिलता है, और इसका जो इफेक्ट हमारे हेल्थ पे होता है ये भी लॉन्ग टर्म तक देखने को मिलता है। अब चलते हैं ई वेस्ट, ठीक है। सो ई फ्लो क्या था आपको पता होना चाहिए, जल शक्ति के अंदर में आता है, ठीक है। तो जो कि बेसिकली रिवर के किस तरह से उसको क्वालिटी को मैनेज करके रखना है उस चीज़ पे करता है। उसी तरह से यहाँ पे है ई वेस्ट एक, ठीक है। सो बेसिकली एक अभी रिसेंटली रिलीज किया रिपोर्ट ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024, तो इस पे हम लोग देख लेते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो ये जो रिपोर्ट है इसमें हम लोग कुछ ऐसे देखेंगे क्या क्या फाइंडिंग रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं, उनके पार्टनरशिप में भी इस ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग 2024 को लाया गया था, और उन्होंने जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं वो हेल्प करते हैं इसके फंडिंग में। तो एक तो है यूनिटार, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, और एक है SCY साइकिल, वी कैन से एस साइकिल, तो सस्टेनेबल साइकिल प्रोग्राम, और एक है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल साइकिल प्रोग्राम के बारे में, यूनाइटेड नेशन यूनिटार सस्टेनेबल साइकिल प्रोग्राम, सो ये स्टार्ट किया गया था 2022 में, ठीक है। ये यूनिटार के अंदर देखने को मिलता है जो कि बेसिकली आपको डिवीज़न फॉर द प्लानट का बात करता है टू प्रमोट सस्टेनेबल सोसाइटीज़ विथ सस्टेनेबल प्रोडक्शन। तो इट्स अ कॉमन थिंग है, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। देखो की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट का अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखने को मिला कि 22.3% जो है बेसिकली यहाँ पे फॉर्मली कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड हो रहे हैं। बट यू कैन से कि 100 में जब इतना फॉर्मली कलेक्ट हो रहा है बाकी तो वेस्ट में जा रहा है ना। तो इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अभी भी इसको रेगुलेट करने का ज़रूरत है। रीजन वाइज ई वेस्ट पर कैपिटल जनरेटेड का बात करते हैं तो यूरोप में ज़्यादातर देखने को मिला है, ठीक है, इसका। और फिर उसके बाद ओशिनिया और अमेरिका में देखने को मिलता है, ठीक है। देखो इंडिया का अगर बात करते हैं तो रैंक थर्ड है लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर में, ठीक है। और बेसिकली इंडिया तो लार्जेस्ट है जनरेटर, बट यहाँ पे इसको कैसे रेगुलेट किया जाए ये यहाँ पे एक मेजर इशू बन करके आता है, ठीक है। और इसी कारण से आप जब देखते हो कि जो ई वेस्ट होता है उसको कहीं ना कहीं जनरल वेस्ट के साथ इसको मर्ज कर दिया जाता है, और इसका हम लोग चाहें तो इसको फर्दर इकोनॉमिक रिसाइकल में यूज कर सकते हैं, बट इसको हम लोग यूज नहीं करके ऐसे ही जनरली हम लोग फेंक देते हैं कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट में, और उसका अलग ही पोल्यूशन कॉज होता है हमारे पूरे इन्वायरमेंट में। तो रेगुलेशन होना इन सारे चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो थर्ड लार्जेस्ट जनरेटर है, उसके बाद आपको चाइना, और उससे पहले USA देखने को मिलता है, ठीक है। तो और थर्ड इंडिया है। तो चलो यही है, हम लोग जैसे कि ई वेस्ट के बारे में देखें कि इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे सोलर फोटोवोल्टाइक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इनका बेसिकली डिस्चार्ज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो ई वेस्ट का मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल रिस्क का कारण बनता है, हजार हेल्थ हजार्ड का कारण बन जाता है, ठीक है।
सो इकोनॉमिक बेनिफिट इसका है, ठीक है, अगर हम लोग इसको अच्छे से यूज करें तो। देखो चैलेंजेस हैं कुछ ई वेस्ट को लेकर के, लाइक इनफॉर्मल रिसाइकलिंग। इनफॉर्मल रिसाइकलिंग में क्या होता है कि हम लोग इसको इकोनॉमिकली अच्छे से यूज नहीं कर पाते, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो इससे बेनिफिट लेना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और यहाँ पे 85% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स इसको मैनेज करते हैं, ठीक है, इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ ऐसे ह्यूज इम्पोर्ट यहाँ पे किया जाता है, लाइक 80% जो है रिसाइकलिंग ये फर्दर डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं वहाँ पे भेज दिया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से देखने को मिलता है। इंडिया में अगर इसका बात करते हैं मैनेजमेंट को लेकर के, तो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग एक रूल आया था 2003 में, जो कि पहली ऐसा टाइम था जो कि ई वेस्ट कंपोजिशन को कवर करता है, ठीक है। सो ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 आया, जो कि एक कंसेप्ट आया, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत बार न्यूज में रहा है। सो ई पी आर रूल क्या होता है, ठीक है। सो ये क्या कब आया था, सो 2011 में ई वेस्ट के अंदर। सो ई पी आर बेसिकली एक इन्वायरमेंटल पॉलिसी अप्रोच है। इसमें ये देखने को मिलता है कि जो भी ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको पोस्ट कंज्यूमर स्टेज तक कैसे रिसाइकल करना है उस चीज़ को, ये कहीं ना कहीं उनका ही रिस्पॉन्सिबल है। इस चीज़ पे ये फोकस किया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से फर्दर सपोज कि आपने लैपटॉप लिया और लैपटॉप ले करके उसका लाइफ टाइम अगर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, या फिर अच्छे से स्लो चलने लगा, तो आप चाहते हो कि इसको हम लोग फर्दर ई वेस्ट के तौर पे यूज कर लें, या फिर इसको हम लोग अब यूज ही नहीं करेंगे। तो क्या करना होगा कि जो भी ऐसे प्रोड्यूसर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एचपी का प्रोड्यूसर है, तो इसको कैसे रेगुलेट करेगा टिल ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, तो इसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, एचपी कंपनी का। तो यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलता है। देखो एक है ई वेस्ट मैनेजमेंट टू 2016, ये इंट्रोड्यूस करता है कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। एक है 2022 रूल। तो फर्दर कहीं ना कहीं रूल बनते जा रहे हैं, बट फॉलो अच्छे से हो तो। देखो इसको हम लोग देख लेते हैं, ये किस तरह से सर्कुलर इकोनॉमी को इसमें फोकस किया है, ठीक है। देखो फिर एक है 2023 में आया, जो कि इसके कुछ मेजर्स प्रोविजंस थे, लाइक ये प्रोवाइड करता है मोर क्लैरिटी टू एग्जाम्पन्स ऑफ द रिडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। जैसे कुछ होते हैं आपको ई वेस्ट में ही, तो उसको कैसे एग्जाम्प्ट करना है, उसके जो रिडक्शन हो रहे हैं उसको कैसे अलग करना है, यहाँ पे मोर क्लैरिटी इसमें दिखाया गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में जा करके एयर पोल्यूशन का कॉज करते हैं। देखो इसमें और अगर बात करते हैं तो बेसिकली रेफ्रिजरेंट होते हैं, ठीक है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा प्रोड्यूसर के थ्रू, इस पे भी यहाँ पे फोकस किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द कंजर्वेशन फैक्टर ऑफ ईपीआर सर्टिफिकेशन जनरेशन। तो इसमें ये होता है ना कि बेसिकली वी कैन से कि अवेयरनेस के तौर पे या फिर इनको अप्रिशिएट करने के तौर पे अगर हम लोग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इस चीज़ पे यहाँ पे बात किया गया है। देखो 2024 का रिसेंट का ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो इसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो रिलैक्सेशन ऑफ टाइमलाइन फॉर फिलिंग द रिटर्न ऑफ द रिपोर्ट। जैसे इसमें हम लोग तो बात किए ही थे रिपोर्ट का बात, तो लेकिन यहाँ पे है जैसे कुछ मैन्युफैक्चर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, रिफर्बिशर हो गए, तो उनको एक टाइमलाइन दिया गया है, ठीक है, इनको रिटर्न फाइंड करने के लिए, जो भी ऐसे यूज कर रहे हैं ई वेस्ट को, तो उनको 9 मंथ के अंदर जो है रिटर्न फाइल करना होगा इन सारे लोगों को, ठीक है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है ऐसे एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म को, ताकि जो ईपीआर सर्टिफिकेशन है उसको एक्सचेंज और ट्रांसफ़र किया जा सके, ठीक है। सो एक्सचेंज प्राइस ऑफ ईपीआर सर्टिफिकेट। देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो ई वेस्ट 2024 आया, बेसिकली इसका मकसद ही ये था कि ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें दो ही चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है हमारे बेसिकली एग्जाम से, ठीक है, एग्जाम पॉइंट से। तो ये बेसिकली इंक्लूड करता है लाइक जो रिपोर्टिंग पीरियड है, ठीक है, रिपोर्टिंग पीरियड, इसमें रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है, रिपोर्टिंग पीरियड में। और साथ ही साथ जो है डिसमेंटलर होते हैं, ठीक है, डिसमेंटलर हैं, इनको डिफिनेशन को रिवाइव करने का यहाँ पे बात किया गया है। तो एक दो ही चीज़ इस पे हम लोग को ध्यान देना है। बाकी तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि 9 मंथ से कम कर दिया गया है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बेसिकली 9 मंथ के अंदर आपको रिटर्न फाइल कर देना है। चलो ठीक है। देख हाँ, एक और चीज़ ध्यान रख लेना, जो ई वेस्ट है बेसिकली, ई वेस्ट ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ MOEFCC के अंदर में आता है, ठीक है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है। एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड। चलो ठीक है, देखते हैं अब थोड़ा सा ग्लोबल इनिशिएटिव एफर्ट टू चेक ई वेस्ट, ठीक है। एक है बाजल कन्वेंशन, ठीक है, अभी जो जैसे हम लोगों ने देखा था कि ये बेसिकली जो भी ऐसे हजार्डस वेस्ट होते हैं उसको कैसे ट्रांस बाउंड्री माइग्रेशन को लेकर के ये ध्यान देता है, इस चीज़ पे फोकस करता है कि इरेगुलर वे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मूवमेंट ऑफ द हजार्डस वेस्ट बिटवीन कंट्रीज, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री, इसको रेगुलेट करता है।
फिर है ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिक पार्टनरशिप, जेसप, ठीक है। सो सेकेंड, ओके। सो ये क्या करता है कि कोलेबोरेशन है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के बीच में। एक है ई वेस्ट चैलेंज, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई वेस्ट चैलेंज किसका इनिशिएटिव है, ठीक है। सो ये हम लोग को लगेगा नहीं किसी भी एंगल से कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को होना चाहिए, बट इसका है, ये ध्यान रख लेना है। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस का बात करते हैं तो इसमें वैसे टूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वैसे टूल्स को इंक्लूड किया गया है जो कि इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं प्रमोट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रख लेना है। देखो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, ये न्यूज़ में रहता है, सो थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन गाइडलाइन लाया गया फॉर द बैटरी मैनेजमेंट, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, जो कि CPCB ये इशू लॉन्च किया है, ठीक है। और ये इशू किया गया है बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। तो क्या कंपनसेशन गाइडलाइन है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन का बात करते हैं तो ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसको पावर दिया गया है। तो जो 2022 रूल है ये एम्पावर करता है CPCB को टू इम्पोज एंड कलेक्ट इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड एंटिटीज। तो इस तरह से जो है इन CPCB का भी यहाँ पे रोल है। और एप्लीकेबिलिटी का बात करते हैं तो ये जो रूल है, ठीक है, वो बेसिकली ऐसे लोगों पे जनरली उसको रेगुलेट करने के लिए बात किया गया है, वैसे एंटिटीज़ को इसमें रेगुलेट किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं बिना रजिस्ट्रेशन के इस चीज़ को रन कर रहे हैं और फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उस मटेरियल को लेकर के, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से इसको रेगुलेट करने का बात किया गया है। तो यहाँ से हम लोग इतना देखें, देखो क्या हाईलाइट है इस गाइडलाइन के अंदर, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे देखो आप, देखो ये इट सेल ऑल्सो बी लिवाइड ऑन द प्रोड्यूसर ऑपरेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ दियर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट। तो यहाँ पे ये समझ लेना है वो सारे एंटिटीज शामिल हैं, ठीक है, वो सारे एंटिटीज इसमें शामिल हैं जो EPR टारगेट है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट, उसको कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर रहे हैं और अपने मनमानी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली उनको रेगुलेट करने के लिए ये लाया गया है, उनके ऊपर भी जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन है उन पे लगेगा, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ से समझ लेना है। देखो कुछ गाइडलाइन यहाँ पे हैं जो कि इशू किए गए हैं, लाइक जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन है वो उसको दो रिजिम में डिवाइड किया गया, ठीक है, एक रिजिम 1 एंड एक है रिजिम 2। इसमें है कि इन्वायरमेंटल कंपनसेशन वो प्रोड्यूसर जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे एंटिटीज़ हैं जो बेसिकली वैसे प्रोड्यूसर हैं, वो अगर फुलफिल नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, तो उसको इसमें अंदर में रखा गया। लाइक इस अगर फर्स्ट का बात करते हैं तो इसमें जैसे जो लेड एसिड बैटरी होता है, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी होता है, वो सारे प्रोड्यूसर को इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसमें कुछ ऐसे एंटिटीज़ को शामिल किया गया है जो कि जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे इसमें शामिल है। बेसिकली इसमें दो चीज़ है, इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है और इसमें ओवरऑल। देखो अब बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 का बात करते हैं तो इसमें सारे टाइप ऑफ बैटरी को कवरेज किया गया है, लाइक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी हो गया, ठीक है, पोर्टेबल बैटरीज हो गया, ऑटोमोटिव बैटरीज हो गया, ये सारी चीज़ में शामिल है, आप इसको देख सकते हो। अब चलते हैं कुछ अदर टाइप ऑफ पोल्यूशन, लाइक प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया। प्लास्टिक पोल्यूशन का बात करते हैं तो इसको आपको पता होना चाहिए कि हमेशा से न्यूज़ में रहा है, एंड इंडिया जो है कहीं ना कहीं स्टेप्स भी लिया जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन करने को लेकर के, बट फर्दर अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में रेगुलेट देखने को नहीं मिलता है। सो स्टेटस प्लास्टिक पोल्यूशन जो है ये UNEP के अंदर में देखने को मिलता है, और उसके जो कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्व करने के लिए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या स्टेटस रहा है प्लास्टिक पोल्यूशन का UNEP के अकॉर्डिंग? सो एनुअल प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है वो डबल हो चुका है 2000 के कंपैरिजन में, 2000 से 2019 के बीच में। इंडिया का रैंक जो है ये थर्ड है ग्लोबली, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 5.5 मिलियन टन्स ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रख लेना है, इंडिया का रैंक ध्यान रख लो, थर्ड है, ठीक है। देखते हैं जैसे कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको कर्व करने के लिए लिए गए हैं, ग्लोबल लेवल पे देखते हैं और हम लोग इंडिया लेवल पे देखेंगे। ग्लोबल में बात करते हैं तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मैरीन लिटर, ठीक है, जो कि लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio 20 समिट 2012 में ही, ठीक है। एक है मारपुल, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि बेसिकली प्रिवेंट करता है पोल्यूशन फ्रॉम द शिप
से, ठीक है, जो भी ऐसे शिप से आपको देखने को मिलते हैं पोल्यूशन, ठीक है, और जैसे वाटर वाइल स्पिलिंग का जो इशू देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरह से जो भी ऐसे देखने को मिल जाते हैं वाटर बॉडी में पोल्यूशन, उस चीज़ को टैकल करने का काम करता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन लाया गया था, अडॉप्ट किया गया था बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इन 1973। एक है बाजल कन्वेंशन, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो भी ऐसे हजार्डस वेस्ट होते हैं उसके मूवमेंट को कैसे रेगुलेट करना है, इस पे देखने को मिलता है। काउंटर मेजर्स टू प्रोजेक्ट भी इससे रिलेटेड है। एक है यूएनईपी प्लास्टिक इनिशिएटिव, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उसका जो रिपोर्ट में पता चला कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो डबल हो चुका है, ठीक है, 2000 से 2019 के बीच में। एक है यूएनईएच रिजोल्यूशन टू इंड प्लास्टिक पोल्यूशन, इस तरह से आप दे सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया में क्या है स्टेप्स टू कर प्लास्टिक पोल्यूशन। एक है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टू 2016, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर देखने को मिल जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जो है 2002 से इफेक्ट में आया है। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात करते हैं तो इसके अंदर जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है, और वी कैन से कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। तो ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टू 2016 के अंदर ये देखने को मिलता है। यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव और को फाउंडेड बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हो गया, यूएनईपी हो गया, ये इस तरह से जो है कोलेबरेटिव वे में इस पे वर्क कर रहे हैं। देखो प्रोजेक्ट रीप्लान जो है रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर, ये लॉन्च किया गया है बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। एक है लाइफ मिशन, ये भी फोकस कर रहा है कहीं ना कहीं कि अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करो और जो भी ऐसे प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको रुको। बैन ऑन जो SUP प्रोडक्ट है, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट, उस पर कहीं ना कहीं बैन करने का बात किया गया है, लाइक प्लास्टिक बैग हो गए, स्ट्रॉ हो गए, कप्स हो गए, प्लेट्स हो गए। देखो कैंपेन है जैसे बिट प्लास्टिक पोल्यूशन एंड प्लास्टिक फ्री इंडिया, ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। देखो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिक एंड इट्स यूज का बात करते हैं तो एक है पेट या फिर पेटी बोलते हैं, ये बेवरेज बोतल में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, पॉलीइथिलीन टेट्राफेथलेट। एक है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये हम लोग बेसिकली डिटर्जेंट बोतल में देखने को मिल जाता है। और एक है पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपको पता होना चाहिए कि जो भी ऐसे पाइप्स देखने को मिलते हैं वो ये चीज़ इसमें यूज होता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन का बात करते हैं तो जो बबल रैप होता है ये चीज़ यूज करते हैं। एंड पॉलीप्रोपिलीन ये स्ट्रॉ के लिए, और पॉलीस्टाइरिन जो है ये पैकेजिंग में यूज होता है। देखो केमिकल यूज इन प्लास्टिक का बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना कि जो प्लास्टिक बनाए जो उसमें केमिकल का यूज करते हैं और उसका जो इम्पैक्ट है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे ह्यूमन पे देखने को मिलता है। देखो एक है विनाइल क्लोराइड मोनोमर, ठीक है, जो कि अ, ये लिक्विड एंड वेपर फॉर्म में देखने को मिलता है, जो कि जो लीवर के रिस्क और या फिर ब्रेन कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है, ठीक है। एक है बेंजीन एंड ब्यूटाडाइन, ये भी यूज किया जाता है प्लास्टिक को बनाने में एज ए केमिकल। तो ये बेसिकली ल्यूकीमिया और लिम्फोमास है, इस पे इम्पेक्ट करता है, इसको कॉज करता है। स्टायरिन जो है ये केमिकल है जो कि न्यूरोटॉक्सिक होता है एंड कार्सिनोजेनिक का कारण बन सकता है। एक बिस्फिनॉल होता है, बिस्फिनॉल ए, ये केमिकल यूज किया जाता है टू मेक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, ठीक है। सो इस तरह से देखने को मिलता है। देखते हैं थोड़ा सा माइक्रो प्लास्टिक, ये हमारे हमेशा से जैसे हेल्थ के लिए है, कहीं ना कहीं ब्लड स्ट्रीम में भी फ्लो कर सकता है, ठीक है, सो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और माइक्रो प्लास्टिक में आपको बीड्स या फिर एक्वेटिक एनिमल को लेकर के भी इनको भी कहीं ना कहीं हार्म देखने को मिल जाता है। रिसेंटली रिसर्चर्स ने उन्होंने देखा कि जो माइक्रो प्लास्टिक का प्रेजेंस है विद इन बॉडी, वी कैन से कि बोथ कैनाइन एंड ह्यूमन टेस्टिस, ये यहाँ पे देखने को मिला। सो आप समझ सकते हो कि कितना हाईली वी कैन से कि हजार्डस है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी में है, बट इसका प्रेजेंस जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे बॉडी पे हार्म करता है। देखो माइक्रो प्लास्टिक का बात करते हैं, सो ये स्मॉल प्लास्टिक पीसेस होते हैं जिसका कि ये पूछा जा सकता है, ये इसका डायमीटर क्या है, इसका ये कितना इसका साइज़ है, ठीक है। सो ये लेस देन 5 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, सो 5 मिलीमीटर से भी कम देखने को मिलता है, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो प्राइमरी प्लास्टिक, ठीक है, प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक, और एक होता है सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक का बात करते हैं तो इसमें वैसे टीनी डिज़ाइन देखने को मिलते हैं जो कि हम लोग कमर्शियल पर्पज से यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉस्मेटिक में जो यूज करते हैं, ठीक है, और क्लॉथिंग में यूज करते हैं, ये सब जो है इसमें प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग सेकेंडरी का बात करते हैं तो जो भी ऐसे बड़े प्लास्टिक होते हैं, ठीक है, लाइक जो भी ऐसे प्लास्टिक्स आइटम होते हैं वो कहीं ना कहीं अगर ब्रेक डाउन होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, तो वो जा करके
कॉज करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन, जैसे वाटर बॉटल हो गया, ठीक है। इसका इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पे देखने को मिलता है। ह्यूमन हेल्थ पे किस तरह से, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इशू हो गया, ठीक है, एंडोक्राइन डिसरप्शन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया, एलर्जी हो गया, इस तरह से ह्यूमन ब्लड, लंग्स, ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, प्लेसेंटास, ह्यूमन टेस्टिस, तो इन सारे चीज़ को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखने को मिल जाता है इन सारे बॉडी पार्ट में। देखो प्लास्टिक ओवर शूट डे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ऐसे कुछ कुछ, तो ये पूछा जा सकता है कि किसका इनिशिएटिव है, तो इस तरह से ध्यान रख लेना है। सो हम लोग इसका बात करते हैं, प्लास्टिक ओवर शूट डे 2024 ये रिलीज किया गया बाय द अर्थ एक्शन, ठीक है। सो ये इनिशिएटिव अर्थ एक्शन का है। एंड इसका बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात है, इसका टर्म पूछ सकता है कि बेसिकली प्लास्टिक ओवर शूट डे का मतलब होता क्या है। तो इस तरह से इसको ऐसे समझो कि वी ह्यूमन, हम लोग इतना प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक का जो यूज है इतना बढ़ गया है कि उसको टैकल करना मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। इसके बेसिकली वी कैन से कि इसका रिसाइकलिंग से ज़्यादा जो है हम लोग कहीं ना कहीं इसका यूज हमारे पूरे इन्वायरमेंट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है कि इन्वायरमेंट को फाइनली पोल्यूट करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको ध्यान रख लेना है। तो जो प्लास्टिक का जो वेस्ट है ये इतना बढ़ चुका है पूरे वर्ल्ड में कि इसको मैनेज करना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है हमारे लिए। तो इस टर्म को हम लोग प्लास्टिक ओवरशूट डे टर्म बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ओवरशूट डे, ये डिटरमाइन किया गया बेस्ड ऑन दी कंट्रीज मिस मैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स। तो किस तरह से जो है इसका इंडेक्स आता है, उसमें पता चलता है कि कौन से कंट्री ने कितना इस वेस्ट को मैनेज किया है, कितना नहीं किया है, उससे कहीं ना कहीं इसको हम लोग एनालिसिस से फाइनल रिपोर्ट तक पहुंचते हैं, ठीक है। सो जो मिस मैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स है इसमें ये बेसिकली ऐसा गैप होता है जहाँ की वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी और प्लास्टिक कंजम्पशन का बात किया जाता है। इट मीन्स कि जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो तो ठीक है, प्लस में जो उसका मैनेजमेंट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, उस चीज़ को कहीं ओवरऑल देखा जाता है, ठीक है। तो देखो जो ये इंडेक्स है, ये इसमें देखा गया इंडिया का रैंकिंग, ये 68.62 है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देखो अब मरकरी पोल्यूशन का बात करते हैं, ठीक है। सो यूएनईपी ने लॉन्च किया है $134 मिलियन का इनिशिएटिव, जो कि अब मरकरी का जो जैसे कुछ मेजरिंग डिवाइस होते हैं उसको फेज आउट करने के लिए, ठीक है। जो भी ऐसे हेल्थ केयर में भी हम लोग जनरली देखते हैं, जैसे थर्मोमीटर में यूज करते हैं मरकरी, तो उसको चीज़ को कैसे कहीं ना कहीं फेज आउट किया जाए, ताकि जो जैसे क्या होता है कि जो हम लोग यूज करते हैं हेल्थ केयर में, इसको जब ये ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग इसको कहीं ना कहीं तो डिस्पोज नहीं कर पाने के कारण, या फिर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होने के कारण ये हमारे इन्वायरमेंट में कॉज करता है, ठीक है, पोल्यूशन कॉज करता है। तो इस चीज़ को यहाँ से देखने को मिलता है। इसका एम क्या है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो थर्मोमीटर का जो है मरकरी जो यूज करते हैं थर्मोमीटर में, उसको फेज आउट करने का काम किया गया है, ठीक है। और जो एस्पाइगो में मैनोमीटर होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे देखने को मिला है 20% एनुअली, इन सारे चीज़ों से मरकरी को हटाना है, इनका एम है, ठीक है। देखो ये इनकरेज कर रहा है अडोप्शन ऑफ एक्यूरेट और अफोर्डेबल यूज, बेसिकली मरकरी का जो अल्टरनेटिव यहाँ पे फाइंडिंग करने का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से हम लोग को देखने को मिलता है। देखो मेंबर कंट्री का बात करते हैं तो इंडिया है, बस इतना ध्यान रख लो। फंडिंग का बात कर लेते हैं तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो हम लोग देखे थे अभी, ठीक है, और उस तरह से है, यहाँ पे ये रोल प्ले कर रहा है। एग्जीक्यूशन जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ठीक है। मरकरी जो है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो कि आपको एयर वाटर सॉइल में देखने को मिल जाता है, और ये केवल ऐसा मेटल है जो कि ऐसे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। ये परसिस्टेंट है बेसिकली, इट मीन्स कि इन्वायरमेंट में बहुत लॉन्ग टर्म तक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा जैसे ऑल ह्यूमन जो है इसको कहीं ना कहीं मिडिल से लो लेवल तक एक्सपोज में, देखो ये जहाँ तक मुझे याद है 2024 में पूछा गया था कि मरकरी का लेवल कितना होना चाहिए, ठीक है। सो एक लेवल डिटरमाइन है कि नहीं है हमारे लिए, तो ये चीज़ ऐसा करके पूछा गया था पीवाईक्यू में। देखो सेवरल कंट्रीज जो हैं और ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जिन्होंने इस्टेब्लिश किया है इस लेवल को, ताकि जो डेली और वीकली मरकरी, अब मिथाइल मरकरी और मिथा मरकरी इनटेक को कैसे एस्टिमेट किया जा सके, ताकि जो हमारे लिए सेफ हो, ठीक है, और ये हमारे हेल्थ पे विदाउट रिस्क, ये इस चीज़ को यहाँ पे देखा गया है। तो इस तरह से जो है इसका सोर्स का बात करते हैं तो गोल्ड माइनिंग से देखने को मिलता है, निकलता है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, वोल्केनिक इमिशन से देखने को मिल जाता है। इफेक्ट का बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट है जो हमारे नर्वस और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को, इम्यून सिस्टम को ये सब कॉज करता है, लंग्स, किडनी, स्किन, आइज पे इफेक्ट करता है। मिनामाटा डिजीज़ जो है, ठीक है, ये बेसिकली आपको जापान में देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं मरकरी से हुआ था और उस चीज़ को
टैकल करने के लिए भी स्टेप्स लिए गए थे, मरकरी को टैकल करने के लिए मिनामाटा कन्वेंशन लाया गया था, ठीक है। सो एक क्या है, क्रोनोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि कॉज किया होता है बाय द मिथाइल मरकरी, ठीक है। तो इस चीज़ से यहाँ से संबंध है। देखो इसको जब हम लोग इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये देखने को मिलता है कि जो वाटर लेड सेडिमेंट होते हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। आप जैसे देखो होगे, अगर इसको फर्श पे ऐसे छोड़ दो या फिर अपने हाथ पे ले लो तो ये कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। और ये क्या करता है कि टॉक्सिक मिथाइल मरकरी बनाता है, ठीक है। सो टॉक्सिक मिथाइल मरकरी जो बनाता है ये हमारे जो ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर सकता है, फूड चेन में इंटर कर सकता है। तो इस तरह से जो है ये कॉज करता है हमारे हेल्थ पे, ठीक है। देखो मिनमाटा कन्वेंशन जैसे मैंने बताया कि ये ध्यान रख लेना कि अडॉप्ट कब किया गया था, 2013 में, ठीक है, जापान में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से, और ये 2017 से फोर्स में आता है। ये क्या है, ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है ऐसा पहला, जो कि ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंटल के रिस्क को कैसे प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ मरकरी, इस चीज़ पे फोकस किया गया है। पर्पस क्या है, तो जो न्यू मरकरी माइंस है उसको बैन करने का बात किया गया है, एग्जिस्टिंग वन जो है उसको फेज आउट करने का बात किया गया है। तो इस चीज़ पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। इंडिया ने रेटिफाई किया था 2018 में। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको बहुत ही डिटेल वे में देखा। और तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ये देखो हम लोग तो बार बार इसको देख ही रहे हैं, बट थोड़ा सा ये ध्यान रख लो कि अभी एक स्टडी ऑर्गेनाइज किया गया ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ये बेसिकली ये यूएनईपी ने किया। और आपको बताना चाहिए कि जीईएफ जो है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, ये फंडिंग का काम करता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, कुछ ऐसे फाइंडिंग है तो देखना चाहो तो देख लो। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिला कि कुछ ऐसे 12 जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हैं, ठीक है, तो उनके यूज में डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलर एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे, तो उसी का एक रिजल्ट है कि कहीं ना कहीं इसका रेगुलेशन है, इसको यूज कम किया गया है, डिक्लाइन देखने को मिला है। जैसे कि डीडीटी हो गया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में भी यूज हो रहा था। और इस चीज़ पे अभी बैन किया गया था, ठीक है। तो डीडीटी क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन है इसका केमिकल नेम। और ये सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड होता है जो कि बेसिकली जो ह्यूमन मिल्क है, ठीक है, उसके सैंपल में डिक्रीज देखने को मिला है, ठीक है, ओवर 70%। तो इट मीन्स कि इसका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। क्योंकि जो डीडीटी क्या होता था, डीडीटी इसका हम लोग कहीं ना कहीं जैसे वेल हो गए, कुएँ हो गए, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे वाटर बॉडीज हो गए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए, या फिर वहाँ पे जो भी जैसे इंसेक्ट होते थे या फिर मॉस्किटो होते थे, उनको किल करने के लिए यूज किया जाता था इसको, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसको यूज करती थी। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस देखने को मिला है। अगर रिप्लेसमेंट का बात करते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का, तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिला है, जैसे PFAS, ठीक है, पर एंड फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस, ठीक है। ये यहाँ पे हाई लेवल जो है ये देखने को मिला है, पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस का। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। बाकी कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। कुछ एक कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये बेसिकली इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है, जो कि 2001 में अडोप्ट किया गया था और 2004 में फोर्स में आता है, ठीक है। इंडिया रेटिफाई करता है इसको 2006 में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने नोटिफाई किया रेगुलेशन ऑफ POP रूल्स 2018 में, ठीक है। तो ये किसके अंदर किया है ये भी पूछा जाता है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, ठीक है। सो GF है, ये डिजिग्नेट किया गया है, और ये डिजिग्नेट करता है इंटरम फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन। तो ये भी चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। इम्पैक्ट क्या है इस चीज़ का, ठीक है। तो हमारे बॉडी पे जो भी है, जिस तरह से आप देखो, जैसे ये रिस्क कॉज करता है, लाइक लीवर हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, फर्टिलिटी रेट को डिक्रीज करना। तो ये सारा चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। देखो इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का बात कर ले थोड़ा सा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी हेलोजेनेटेड, या फिर इसको लो वाटर सोल्यूबिलिटी से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये हाईली लिपिड सोल्यूबल है, जो कि बायो एक्यूमुलेशन को फैसिलिटेट करता है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। और देखो कुछ ऐसे पोल्यूशन न्यूज़ में रहे थे, ये कुछ ऐसे पोल्यूटेंट, तो इसको भी हम लोग देखते हैं, जैसे DCPA और डेक्थल, ठीक है। सो US इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA ने ये बैन किया है वीड किलिंग पेस्टिसाइड्स को। वीड किलिंग ये पूछा सकता है, ठीक है। सो जो DCPA है या फिर डेक्थल है, ये क्या है, तो वीड किलिंग पेस्टिसाइड्स है, ये क्या है, पेस्टिसाइड्स है। तो इसको जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उन्होंने बैन किया है, इस कारण से ये न्यूज़ में था। सो DCPA जो है ये इसको हम लोग यूज करते हैं क्रॉप्स में, ठीक है। जैसे कि
ब्रोकली हो गया, ठीक है, ब्रुशल स्प्राउट हो गया, कैबेज हो गया, ऑनियन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं इन सारी चीज़ों में पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए। देखो प्यूटिसिस का बात करते हैं तो इसमें ऐसे कुछ सफ़र किए हैं लाइक लो बर्थ वेट, ठीक है। यहाँ पे में देखने को मिला है जो ब्रेन डेवलपमेंट है इसमें कहीं ना कहीं स्लो देखने को मिला है, आईक्यू में डिक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। ये सारा चीज़ ये बॉडी पे इम्पैक्ट देखने को मिला, ठीक है। सो इस तरह से जो है इस पे एक्शन लिया गया। देखो बिसफिनॉल ए का हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग तो वैसे देखे थे। सो बेसिकली जो नेगोशिएशन किया गया यूएनईपी में, ठीक है, तो बिसफिनॉल को लेकर के कि इसका कैसे यूज किया जाए, ठीक है, प्लास्टिक पैकेजिंग में जो हम लोग यूज करते हैं, इस पोल्यूशन कॉज करता है उसको रेगुलेट कैसे किया जाए। तो अगर हम लोग बात करते हैं बिसफिनॉल का, सो ये केमिकल यूज किया जाता है बेसिकली प्रोडक्शन में ऑफ द पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक एंड इपॉक्सी रेसिन। तो अभी हम लोग देखे थे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है, कौन कौन सा केमिकल जो प्लास्टिक में यूज किया जाता है, जिसमें से कि एक बिसफिनॉल था, ठीक है, बिसफिनॉल है। तो इसका भी हमारे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो इसी पे अगर हम लोग बात करते हैं पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बिस्फिनॉल में, तो ये यूज किया जाता है कंटेनर में और फूड फूड स्टोरेज करने के लिए, बेवरेज के लिए हम लोग यूज करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखो इपॉक्सी रेसिन जो है ये यूज किया जाता है टू कोट द इनसाइड ऑफ द मेटल प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे फूड कैन हो गए, बोटल स्टॉप हो गए, तो उस चीज़ को कैसे कोट करने के लिए किया जाता है। एक्सपोजर का बात करते हैं बिस्फिनॉल ए का, सो ये हमारे हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, ब्रेन पे, प्रोस्टेट ग्लैंड्स पे, इस तरह से। देखो फर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस अभी जो हम लोग देखे थे, इसको और अच्छे से देखते हैं। सो न्यू रिसर्च में देखने को ये मिला कि जो पी एफ ए एस है, ठीक है, ये इम्पेयर कर सकता है किडनी फंक्शंस को, ठीक है। जैसे कि जो भी ऐसे माइक्रोबायोटा देखने को मिलते हैं उसको कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर सकता है। तो ये जो है इम्पैक्ट करेंगे हमारे किडनी फंक्शन पे, इसको लेकर के ये देखने को मिला। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अपर एंड पोली फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस के बारे में, सो इसको फॉर एवर केमिकल भी बोलते हैं, ठीक है, फॉर एवर केमिकल। फॉर एवर केमिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस तरह से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के तौर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इन्वायरमेंट या ह्यूमन बॉडी में बहुत लॉन्ग समय तक रहता है, या फिर वी कैन से कि एक्सट्रीमली स्लो ब्रेकडाउन देखने को मिलता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और मैन मेड केमिकल है जो कि यूज किया जाता है एवरीडे प्रोडक्ट में, जैसे कि नन स्टिक कुकवेयर हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स हो गए हैं इस तरह से। और एक्सपोजर का बात करते हैं तो सेवरल हेल्थ इशू है लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, कैंसर हो गया, इस तरह से। करेंटली ऐसे 3 सब ग्रुप हैं जो कि लिस्ट किए गए हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।